नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि आंगनबाड़ी की मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होती है और उसकी भर्ती प्रक्रिया कैसे होती है। जी हाँ, चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और एक प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होती, सबसे पहले इस पे बात करेंगे, फिर हम भर्ती प्रक्रिया के बारे में जानेंगे कि इसकी भर्ती प्रक्रिया कैसे होती है। जी हाँ, मेरिट लिस्ट ऐसे तैयार होती हैं, आपके हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन के नंबर जोड़े जाते हैं। जैसे कि आपने हाई स्कूल में 50% नंबर पाए हैं तो उसके 5, ठीक है। इसी तरह अगर आप 70% नंबर पाए हैं तो उसके 7, 80% पाए हैं तो उसके 8। इसी तरह मेरिट लिस्ट तैयार होती है। जी हाँ, मेरिट लिस्ट में तैयार होने के बाद अगर आपके सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर, जी हाँ, अगर आपकी एज कम है और आपका दूसरा कॉम्पिटिटर है जो एज ज़्यादा है लेकिन सेम मार्क्स लेके आया है तो महत्व उसे दिया जाएगा, उसका सिलेक्शन होगा, आपका नहीं। इसी तरह अगर विधवा है, तलाकशुदा है तो महत्व पहले उसे दिया जाएगा, फिर आपको दिया जाएगा। जी हाँ, तो यानी कि नौकरी उसे ऑफ़र पहले की जाएगी। अगर आपके मार्क्स बराबर होने के बावजूद भी आपकी एज कम निकल रही है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, अन्यथा उसे मिल जाएगी, क्योंकि नोटिस में साफ साफ लिखा है कि तलाकशुदा, विधवा और ज़्यादा एज वाले को महत्व पहले दिया जाएगा। चाहे इसकी तो ये प्रक्रिया है। आप फॉर्म कैसे आते हैं और हम फॉर्म कैसे डाल सकते हैं। जी हाँ, अगर वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रोसेस में फॉर्म डाले जाते हैं। ऑनलाइन का प्रोसेस होता है कि आप ऑनलाइन फॉर्म डालते हैं और ऑफलाइन का होता है कि आप अपने ब्लॉक स्तर से पता कर सकते हैं कि आपके एरिया में वैकेंसी निकली है कि नहीं है। जी हाँ, आप किसी अदर गांव में नहीं डाल सकते हैं, आप अपने ही गांव में डाल सकते हैं। जी, जैसे एक ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत में 12 मौजे लगते हैं तो आप उस क्षेत्र में आप कहीं भी डाल सकते हैं। लेकिन आप सोचो कि आप जैसे मान लो एक गांव है, कोई भी गांव ले लो, इंद्रजीत खेड़ा हो गया, ठीक है, उसमें 12 मौजे लगते हैं तो आप उस एरिया में आप फॉर्म डाल सकती हैं। लेकिन आप उसके पड़ोस वाले गांव में आप नहीं डाल सकती हैं क्योंकि आप वहाँ के निवासी नहीं हैं। आप अपने वार्ड में ही ना डाल सकती हैं, फॉर्म डाल सकती हैं, भर सकती हैं, जिससे आपको नौकरी ऑफ़र हो सकती है। लेकिन शहरी क्षेत्र में क्या होता है, शहरी क्षेत्र में इसी तरह होता है, आप अपनी नगर निगम में ही डाल सकती हैं फॉर्म, अदर दूसरे में नहीं डाल सकती। इसका प्रोसेस ये होता है। ऑनलाइन में यही प्रोसेस होता है, आप अपने मोबाइल से भी डाउनलोड कर सकती हैं, आप उसमें डाल सकती हैं फॉर्म। उसके लिए मैं वेबसाइट बता रही हूँ तो आप लोग चेक करना। सरकारी result.com पे आप जा सकती हैं। वहाँ पे अगर फॉर्म निकलते हैं वो सारी जानकारी, फॉर्म, रिज़ल्ट की और एडमिट कार्ड की सारी जानकारी उसमें दिए रहते हैं, तो आप लोग उस पर क्लिक कर सकती हैं अगर आप फॉर्म निकला है और आप भरना चाहती हैं। और जानकारी आप ले सकती हैं, लेकिन आप जो साइबर कैफ़े है आप उसमें फॉर्म भरवा सकते हैं, क्योंकि आपके पास ना ही प्रिंट आउट होगा ना ही स्कैनर होगा, तो आप कैसे फॉर्म डालेंगे। तो इसके तहत आप उसमें फॉर्म डाल सकती हैं। और आगे लेकिन आप चेक कर सकते हैं कि आपके एरिया में फॉर्म निकले हैं कि नहीं, आपकी जो पंचायत है उसमें जगह खाली है कि नहीं। अगर खाली है तो आप उसमें फॉर्म डाल सकती हैं, अगर नहीं खाली तो आप नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि अदर गांव के लिए ये एलिजिबल नहीं है। और वह जहाँ पर वो निवासी है वहाँ पर रह रही है, जिस में उसकी वोट आ रही है उसमें वो फॉर्म डाल सकती है, अन्यथा किसी और गांव में वो फॉर्म नहीं डाल सकती। ये देखो, बहुत महत्वपूर्ण सोचना है कि लेडीज़ें क्या करती हैं कि दूसरे गांव में देती हैं और उनका नंबर नहीं आता। ये आपकी जो पैसे भी जाते हैं, आप साइबर कैफ़े में जाएंगी तो आप उनको ऑनलाइन जब कराएंगे तो पैसे भी तो देंगे ना, वो भी चले जाएंगे। और वो जो साइबर कैफ़े वाले हैं उनको तो अपने काम से मतलब होता है, ये थोड़ी बताते हैं कि आप अदर गांव में नहीं
सकती हैं, आप अपने गांव में ही डाल सकती हैं। क्योंकि मैंने ऐसे प्रैक्टिकली लोगों को देखा है ना, तो मैं बता रही हूँ अपनी। लोग क्या कहते हैं, कैसे मैंने एक बार गई साइबर कैफ़े में फॉर्म डालने किसी का, हाँ मेरी मतलब गांव की एक लोग हैं, उनका डलवाना था, तो मैंने डलवाना। तो जिसको अधूरी जानकारी रहती है, तो मैंने कहा इस गांव के तो फॉर्म नहीं निकले हैं। नहीं, तो उसने कहा नहीं मैम, हम अदर गांव में भी भर सकते हैं। मैंने कहा किसी ने कहा, कह रही ये साइबर कैफ़े वाले ने बोला है। नहीं अच्छा ऐसा बोला। तो मैंने उनको समझाया, आप जिस गांव में रहती हैं, जिस ग्राम पंचायत में रहती, अगर आपके मौजे हैं 12 मौजे 14 मौजे जो भी लगते हैं, आप उसी एरिया में फॉर्म डाल सकती हैं, किसी में नहीं डाल सकती। वो तो अपना काम करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, अपने पैसे लेते हैं। अगर ये सब को बताने लगे तो उनका ही नुकसान होगा ना। तो कह हाँ मैम ये तो बात ठीक है, अगर हम इनका डाल दो लेकिन आपका नाम नहीं आएगा। आप अपनी ही ग्राम पंचायत में आप डाल सकते हैं, लेकिन उस ग्राम पंचायत में कोई पद खाली नहीं थे। तो मैंने उसको समझाया कि आप नहीं डाल सकती हैं, अगर आप डालोगे भी तो आपका नाम नहीं आएगा, क्योंकि नोटिस में साफ साफ लिखा है कि आप अपने ही ग्राम पंचायत में फॉर्म डाल सकती हैं। फिर फॉर्म डालने के बाद अब मैं नेक्स्ट प्रक्रिया बता रही हूँ कि आप इसका रिज़ल्ट कैसे, हमें नियुक्ति पत्र कैसे मिलता है जी। तो आप लोग ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले क्या होता है, ये मेरिट लिस्ट तैयार होती है। देखो फॉर्म ऐसा नहीं कि 75 उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें, उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं ना, 75 ज़िलों में से अलग अलग जो ज़िले हैं उसमें फॉर्म निकले और डेट भी अलग अलग होती है। उसी तरह मेरिट लिस्ट भी अलग अलग निकलेगी, एक साथ नहीं निकलेगी। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल दे रही हूँ लखनऊ का सबसे पहले फॉर्म भरा गया, तो मेरिट लिस्ट भी तो लखनऊ की सबसे पहले बनेगी ना। कानपुर, ऐसे सीतापुर हो गया, इसी तरह अदरवाइज ऐसे कैटेगरी वाइज होती है, वैसे ही मेरिट लिस्ट भी निकलेगी। तो आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग वेट कर रहे हैं, मैं इसीलिए वीडियो बनाई हूँ कि आप लोगों को जो टेंशन हो रही है वो टेंशन ख़त्म है। अगर आप सोच रहे हैं आप लोग कैसे मैंने एक जो वेबसाइट बताई है sarkariresult.com में आप चेक कर सकती हैं कि आप अगर आप जो लिंक एक्टिवेट हो गया है तो उसमें अपना वो देख सकती हैं अपने जो ज़िले का। अगर आपका ज़िला नहीं है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आएगा भाई आएगा। जैसे जैसे फॉर्म निकले थे वैसे वैसे उसकी मेरिट लिस्ट भी आएगी। या ये प्रोसेस हो गया मेरिट लिस्ट का। अब नेक्स्ट होता है वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए हमें बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सब राइट होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है और कंपटीटर नहीं चाहते हैं कि ये किसी को और नौकरी मिले, ठीक है। इसलिए तो अपना आधार कार्ड, मैं इसमें वो बता, आपने जो ऑनलाइन किया था उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, उसमें जब साइबर कैफ़े में जाएंगे तो एक एक करके स्कैन किए जाते हैं, तो एक एक करके मांगे होंगे तो आपने दिए होंगे। इम्पॉर्टेंट होता है, ये लोगों को डाउट होता है कि जो आय होता है आय किसके नाम पर होना चाहिए, ठीक है। तो आय खुद जो अभ्यर्थी फॉर्म डाल रहा है उसके नाम होना चाहिए, उसमें साफ साफ लिखा है। पिता या पति का नहीं चलेगा, अभ्यर्थी का ही चलेगा। अगर आप नहीं हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ के तहत आपका बन जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं, इसमें आप बनवा सकती हैं। चाहे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना थी तो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। तो इसी तरह अब नियुक्ति पत्र कैसे मिलता है, अब हमारा वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो गया, तो हमें ब्लॉक से ही नियुक्ति पत्र मिल जाते हैं और अपना कार्यभार हमें सौंप दिया जाता है कि आपको अपना ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का ये पद है आपको मिल गया, जी है। तो आप इस क्षेत्र में कार्य भी करने लगती हैं। अब आई मानदेय की, तो दोस्तों मानदेय इसका अलग अलग है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। कुछ स्टेटों में कुछ ज़्यादा है और कुछ कम है, और इसकी जो ग्रेजुएटी है, भत्ते मानदेय वगैरह हैं, तो इसकी कहीं कहीं पर लागू हुई, कहीं कहीं पर इसके लागू नहीं हुई। मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 8,000 इसकी सैलरी है, कोई ज़्यादा सैलरी नहीं, लेकिन ये सैलरी अच्छी है। मान लीजिए आप कैसे कुछ नहीं कर रही हैं, अपने घर पे हैं, आप फॉर्म निकला, फॉर्म डाल दिए, आपके बेरोज़गार हैं और रोज़गार के लिए आपने फॉर्म डाला, अप्लाई करा, तो घर बैठे ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में 8,000 कोई कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा ही होते।
लेकिन हमारी सरकार को चाहिए कि इसमें कार्य भी बहुत है। सरकार इसमें अब तो बहुत ज़्यादा कार्य देने लगी हैं। जैसे कि इसमें आप जब वोटर लिस्ट में जनगणना वगैरह करनी होती है तो हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं उन्हें ही भेजा जाता है जनगणना के लिए। मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ, बस इतनी सी बात है कि जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं, जो कार्यकर्तियाँ हैं, उन्हें उनका खुद का काम दिया जाए, अन्यथा किसी और का काम नहीं। अब जनगणना वगैरह का उनका काम नहीं। इसी तरह आप टीचर को देख लीजिए, टीचर को पढ़ाने का काम है, लेकिन उन्हें ड्यूटी लगा दी जाती है जनगणना के लिए। तो जनगणना के लिए किसी को और हायर करना चाहिए सरकार को ना। वो तो जो टीचर हैं अपना बच्चों को पढ़ाएंगे, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो अपना कार्य देखेंगी, हाँ अपना ही अपने क्षेत्र में कार्य करेंगी। लेकिन सरकार उनसे दोनों काम कराती। अगर आप कम कराती अच्छी बात है, लेकिन आप उनको मानदेय सैलरी बढ़ानी चाहिए। वो भी इंसान है, काम करते हैं। बस मैं ये कहना चाहती थी। और हाँ, मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताया कि कैसे फॉर्म निकलते हैं और कैसे फॉर्म डाला जाता है, आपको कैसे नियुक्ति पत्र मिलता है। अगर आप जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना और मेरे चैनल को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।